बच्चों, हमने पिछले टॉपिक में जो है पढ़ा हुआ था वैद्युत द्विध्रुव। इसको समझा कि वैद्युत द्विध्रुव होते क्या हैं और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये चीज़ें हमने समझी। और हमने बताया कि ये द्विध्रुव होते हैं, इनके कुछ विशेषताएं होती हैं। जब हम इनको वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये घूमने लगते हैं, ठीक है। और ये द्विध्रुव होते हैं, ये द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। द्विध्रुव क्या करते हैं? वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। तो अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो इनका मापन भी किया जा सकता है कि ये कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज आपके पास दो चार्ज हैं, यहाँ पे एक चार्ज है आपका -q और इससे अल्प दूरी पर एक चार्ज और भी है, जिसे हम कहेंगे +q, ठीक है। ये जो इसको मिलाने वाली रेखा है, ये इन आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलेंगे अक्ष, ठीक है। ये चीज़ क्या होगा? अक्ष होगा। और यहाँ इनका मध्य बिंदु O ले लेते हैं, ठीक है। और जिसकी दूरी आपको पता है कि यहाँ से दूरी जो है L होगी, तो यहाँ से भी दूरी कितनी होगी? L होगी। इसकी लंबवर्धक रेखा पर जो है यहाँ बीच से एक लाइन होकर के जाएगी, इसे हम लोग लंबवर्धक रेखा कहेंगे। इसे बोला जाएगा निरक्ष, ठीक है। इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्ष बोलेंगे। इसको मिलाने वाली रेखा क्या है? अक्ष है। और इसकी जो लंबवर्धक रेखा वो क्या है? निरक्ष है। तो हम इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन दो जगहों पर करेंगे। एक तो इसकी अक्ष पर करेंगे और इसकी निरक्ष पर। निरक्ष पर चाहे यहाँ कहीं भी कर लें, अक्ष पर यहाँ कहीं भी किया जाए। तो दो जगहों पर हम क्या करेंगे? इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम मापन कर रहे हैं वो कहाँ करेंगे? निरक्ष पर करेंगे। अब निरक्ष के लिए चाहे आप इधर मेजरमेंट करिए, चाहे इधर मेजरमेंट करिए, कहीं भी आप इसका मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र अगर ये बनाते हैं तो इसकी तीव्रता कितनी है, इसका मेजरमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले पढ़ लेंगे हम लोग, जो सबसे पहला है इसमें द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कौन सी? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन। इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? एक द्विध्रुव लेते हैं। द्विध्रुव पर ये देखिए, यहाँ पर आपका हो गया एक चार्ज यहाँ हो गया। ये चार्ज बिंदु A पर है मान लीजिए, और इसका परिमाण क्या है? -q। और इससे कुछ दूरी पर दूसरा चार्ज है, एक कितना है? +q है, ठीक है। और ये इसका मध्य बिंदु है O। यहाँ से दूरी कितनी है? एक तरफ की दूरी क्या है? L। ये तो यहाँ की दूरी भी कितनी है? L। ये दूसरा चार्ज जो है हमारा कहाँ पर है? बिंदु B पर है, बिंदु B पर है। अब देखिए, अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो ये भी वैद्युत क्षेत्र बनाता है और ये भी वैद्युत क्षेत्र बनाता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी अक्षीय स्थिति में हमको कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह है इसकी अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में हम एक पॉइंट P ले रहे हैं, एक पॉइंट P ले रहे हैं। इस P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र जो है बिंदु P पर जो है धनावेश भी बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र जो है बिंदु P पर ऋणावेश भी बनाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र का मापन कहाँ से किया जाएगा? तो वैद्युत क्षेत्र का मापन जो है इन आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है इसके मध्य से किया जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो कोई भी कैलकुलेशन हम कहाँ से करेंगे? इसके मध्य से करेंगे। अभी वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से जो मध्य की डिस्टेंस है वो कितनी है? तो वो वाली डिस्टेंस हमारी जो है r मान लेते हैं। कितनी डिस्टेंस है इसकी? r है। ये ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी है? r है, ठीक। तो अगर ये दूरी r है यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी कितनी है? r है। तो O से P तक की डिस्टेंस कितनी है? r। अब अगर हम लोग प्लस Q से P की दूरी मापेंगे, प्लस Q से P की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? r। तो प्लस Q से अगर ये मेजरमेंट किया जाएगा, प्लस Q से जो है बिंदु P की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? r। और हमको कितनी दूरी चाहिए? ये वाली दूरी चाहिए। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? r माइनस यल हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। अब इसी तरह से हमको ये वाली दूरी चाहिए, बिंदु P की दूरी जो है इस माइनस आवेश से चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ तक की दूरी कितनी है? r है। और ये दूरी कितनी हो जाएगी? प्लस यल, और उसमें आ जाएगी। तो वो दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस यल, ठीक है। इस तरह से हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? अब जो है हमने मान लिया कि हमारा एक बिंदु आवेश निर्वात में स्थित है, ठीक है, और इसकी अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर जो है हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस आवेश के कारण से जो है, धन आवेश के कारण से बिंदु P की दूरी, यहाँ से मध्य से दूरी जो है r है, तो बिंदु P की दूरी r माइनस यल, ये मान लिया, ले लिया हमने। और माइनस Q से दूरी कितनी हो गई? r प्लस यल, ठीक है। अब बिंदु P पर धन आवेश के कारण से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी? बिंदु P पर धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो दिशा अगर निर्धारित करें तो बिंदु P के कारण से वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर की तरफ होगी, ठीक है, धन आवेश के कारण से बाहर की तरफ। या आप ये कहिए कि धन आवेश पर लगने वाला बल जो होता है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, वो क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो धन आवेश के कारण से जो है, धन आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इधर की तरफ होगी, और इसको हम क्या लिख लेते हैं? E1, ठीक है। और ऋण आवेश के कारण से किधर होगी? इधर की तरफ में होगी, इधर की तरफ में होगी। ये कौन हो गया? E2। धन आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ, और ऋण आवेश के कारण से जो हो गई किधर? इधर की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं B से P की तरफ, जो E की डायरेक्शन है, E1 की जो डायरेक्शन है, और जो माइनस के कारण से E2 की जो डायरेक्शन है P से B की तरफ में है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग? दिशा हमने निर्धारित कर लिया। अगर हम ये देखें कि कौन इसमें बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो ये भी प्लस Q है, ये प्लस Q और ये क्या है? माइनस Q। परिमाण में दोनों बराबर हैं, परिमाण में कोई डिफरेंस नहीं है। अब देख रहे हैं कि बिंदु P की B से दूरी कितनी है? r माइनस यल। इसकी दूरी कम है और इसकी दूरी ज़्यादा है, माइनस वाले की दूरी ज़्यादा है, ठीक है। और बिंदु आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये बिंदु आवेश है, इसकी दूरी कम है, तो दूरी कम होने के नाते E1 बड़ा होगा, और इसकी दूरी ज़्यादा है तो E2 कैसा होगा? छोटा होगा। तो ये E1 परिमाण में बड़ा होगा और E2 कैसा होगा? छोटा होगा परिमाण में, ठीक है। और दोनों की दिशा कैसी है? विपरीत है। तो हमको बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप लिख लेते हैं प्लस Q के कारण से, ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके नाते अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है हमको, तो इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या लिखा? E1 हमने लिखा है, और ये बराबर किसके होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। परिमाण क्या होगा? Q। और दूरी कितनी है? तो ये दूरी कितनी है? r माइनस यल है, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार हम लोग जो है माइनस Q के कारण लिखेंगे, माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस Q के कारण से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ली है वो क्या है? E2 है। वो भी कितना है? 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0, ये Q परिमाण में हो गया और ये हो जाएगा R प्लस L। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे हो गए। Q के कारण से परिमाण कितना होगा, इतना, और माइनस Q के कारण से परिमाण कितना होगा, इतना। ठीक है, अब हमें बिंदु P पर क्या निकालना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर कैसे हैं, विपरीत दिशाओं में हैं। अब एक का परिमाण ज़्यादा है और एक का परिमाण कम है, तो इस कंडीशन में अगर हमको परिणामी निकालना है तो अधिक वाले में से कम वाले को हम लोग घटा लेते हैं। ठीक है, और परिणामी हम निकाल लेंगे। ठीक, तो अब इसको हम लोग इसे मिटा देते हैं ताकि हम इसे निकाल सकें। अब लिख लेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी लिखी जाएगी, आपको पता है कि ये E1 ज़्यादा है और E2 कम है, तो क्या करेंगे, E1 में से E2 को घटा देंगे, E1 में से E2 को घटा देंगे। ठीक, तो अब इसका मान लिख लेते हैं। E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर होता है। तो ये डिस्टेंस है R माइनस L, इसका वर्ग कर दिया, और जो दूसरा है वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए हमको पूरा मिटाना पड़ेगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने ले लिया कामन, दोनों में सॉरी Q भी कामन है तो Q को भी ले लेते हैं, इसको बाहर ले लिया हमने। अब यहाँ पर बचा आपका कितना, ये R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये कितना बचा, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए। यदि इसे हम हल कर लें ये इसका एलसीएम हो गया, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा R प्लस L, यहाँ जाएगा। ठीक है, अब इसे आप हल कर लीजिए। तो इसे जब हल करेंगे तो लिखा जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ इसे हल करेंगे तो लिख लेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ये हल कर लेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हमने हल कर लिया तो ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर जब आप हल करेंगे और इस चिन्ह को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा।
ठीक है, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस होगा तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये जो है RL 2RL और ये भी प्लस हो जाएगा तो 2RL कितना हो जाएगा 4RL हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से E=, इसको आप लिख लीजिए 1/4πε0 और इसे लिखिए 2 × 2QL और R को बाहर रखिए। हम जानते हैं, हमें पता है, चूँकि जो है वैद्युत 2QRL जो है P बराबर क्या होता है 2QL होता है। 2QL क्या है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। इस नाते इस कारण से जो है, इसलिए आप कहेंगे कि E बराबर कितना होगा 1/4πε0। ठीक है, और यहाँ पर जो है P हमने लिख लिया, ये हो गया P, सॉरी आगे 2 था और यहाँ पर क्या हो गया P और ये क्या हो गया R, और ये हो गया R² - स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है परिणामी द्विध्रुव के कारण। ठीक, अब अगर ऐसा हो, यदि R की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, ऐसा लिख लेते हैं, यदि L इज़ मच लेस देन R। ठीक है, L का मान जो है R से बहुत कम है, तो क्या करेंगे L के मान को इस फार्मूले में हम लोग छोड़ देंगे। जब इसे छोड़ देंगे तो हम लिखेंगे इसे 1/4πε0 और ये कितना हो गया × 2PR, और L बहुत छोटा है R की तुलना में। ठीक है, बहुत छोटा है, इसका स्क्वायर करेंगे और भी छोटा हो जाएगा। इस क्वांटिटी को हम लोग इस नाते छोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा R² ये था और 2 घात और तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये घात कितनी हो गई 4 हो गई। ये घात 4 हो गई, तो ये पावर इससे कैंसिल हो गया, आ गया 1/4πε0 P/R⁻³ 3। ठीक है, ये द्विध्रुव के कारण से अच्छी स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये चीज़ हमको पता रहना चाहिए। ये R⁻³ क्या है 3। ठीक है, इस पर ये डिपेंड करता है। R की तृतीय घात जो है यहाँ पर लगाएंगे, चूँकि रियलिटी ये है कि R का मान जो है L का मान R की तुलना में बहुत कम होता है द्विध्रुव के लिए। ठीक है, और इस कारण से हम जो है L को उपेक्षणीय मान लेंगे, इससे हमें छोड़ना पड़ता है। और इस कंडीशन में देखा जाएगा तो 1/4πε0 2P/R⁵ ये फार्मूला है द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, अब बिंदु आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने क्या पढ़ा हुआ है। बिंदु आवेश के कारण से जो आपने पढ़ा हुआ है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है 1/4πε0 और क्या था Q/R²। और द्विध्रुव के कारण जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, द्विध्रुव के कारण से, वो द्विध्रुव के कारण से जो आप पढ़ रहे हैं वो जो फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4πε0 Q/R⁻³ क्या फ़र्क है दोनों में। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। बिंदु आवेश के कारण से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और ये जो द्विध्रुव के कारण से अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है R⁻³ है, वे तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, ये दोनों में डिफरेंस है। अब सपोज करिए कि अगर जो है, अगर R को
जो है 3 गुना बढ़ा दे रहे हैं, सपोज करिए R का मान 3 गुना कर दे रहे हैं बढ़ा करके, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी उस कंडीशन में? अगर R को 3 गुना बढ़ा दे रहे हैं डिस्टेंस को, तो उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/9 गुना हो जाएगी, पहले की 1/9 रह जाएगी। ठीक है, अगर आप जो है 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो 3 का आप क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो आप देखेंगे कि पहले की तुलना में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/9 रह गई। अगर यही चीज़ जो है द्विध्रुव के कारण से देखा जाए, और अगर आप दूरी को 3 गुना बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 3 गुना बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना कम हो रहा है? 27 गुना कम हो जा रही है द्विध्रुव के कारण से। अगर ये प्लस माइनस क्यू और ये क्या है? प्लस क्यू है। और अगर आप इस दूरी को, पहले दूरी जो है आपकी R थी, ठीक है, और R डिस्टेंस थी, अगर आप इस डिस्टेंस को 3 गुना कर दें, तो 3 गुना कर देने पर कितना रह जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो पहले की तुलना में 1/27 गुना रह जाता है। ठीक है, 27 गुना रह जाता है। और बिंदु आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रह जाती है? 9 गुना रह जाती है पहले की। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? हम ये देख रहे हैं कि द्विध्रुव के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत तेजी से घटती है। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काफ़ी प्रबलता से घट जाती है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है। बिंदु आवेश की तुलना में द्विध्रुव के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत प्रबलता से घटती है, बहुत अधिक तीव्रता से घट जाती है, और यही दोनों के बीच क्या है? डिफरेंस। ठीक है, तो याद रखेंगे बिंदु आवेश के कारण से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और द्विध्रुव के कारण से क्या होता है? उस दूरी के जो है तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत तेजी से घटती है बिंदु आवेश की तुलना में। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।